हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते हैं आपकी पढ़ाई को बेहतर करने के लिए, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल फ्री में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। अब इस वीडियो में बच्चों उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को सपोर्ट करने वाली 2 थ्योरीज में से पहली थ्योरी डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर देखेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में। ये क्या कहती है थ्योरी? देखो, डी ब्रोगली साहब थे, ये डी ब्रोगली साहब थे। इन थोड़े चार्ली चैपलिन टाइप के लग रहे हैं बट ठीक है। डी ब्रोगली साहब थे और उनका यह मानना था कि जो मैटर होता है, कोई भी मैटर आप ले लो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप सोच लो, उसके पास 2 तरीके के बिहेवियर होते हैं। मतलब वो है तो एक पार्टिकल, लेकिन वो पार्टिकल अगर मोमेंटम गेन कर लेता है, कोई भी मैटर आप सोच लो, जैसे आपने एक बॉल सोच ली, क्रिकेट की एक बॉल सोच ली, तो वो जो क्रिकेट की बॉल है वो है तो एक पार्टिकल, लेकिन जब वो एक मोमेंटम गेन कर लेगी तो वो अपने पीछे एक वेव बना देगी। मतलब उसके पास मोमेंटम गेन करने के बाद एक वेव होती है, मतलब वो इसके पास एक वेव नेचर भी होता है। और ऐसे आपने देखा भी होगा, जैसे आपने कभी आप क्रिकेट मैच देखते हो टीवी पे, या कभी स्पोर्ट्स में आप खेलते हो, मोबाइल का क्रिकेट गेम खेलते हो या पीसी क्रिकेट गेम खेलते हो, ईए स्पोर्ट्स के गेम आते हैं ना अलग अलग कंपनीज के, वो क्रिकेट गेम में आप देखना कभी कोई बैट्समैन बहुत तेजी से बॉल को मारता है तो बॉल के पीछे एक ब्लर टाइप की इमेज आती है कि बॉल ऐसे जा रही है। 6 मारता है तो वो हवा में एक ऐसे बॉल की एक लाइन दिखती है पूरी बनती हुई, आपने देखा होगा। बस वैसी वेव होती है। अगर बॉल रुकी हुई है तो नहीं बनेगी, लेकिन जब बॉल के अंदर मोमेंटम आ गया, मोमेंटम बोले तो बॉल का मास तो है ही इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो बॉल ट्रैवल कर रही है, तो वो वेलोसिटी अगर आ गई तो वो अपने पीछे एक वेव बनाएगी कई बार। और यह सभी मैटर में होता है, आप सब जगह ज्यादातर देख लोगे। बस कई बार वो वेव दिख जाती है और कई बार वो वेव नहीं दिखती। जैसे वो स्पोर्ट्स वाले जानते हैं कि उनको ऐसा इफेक्ट देना है कि वाकई में बॉल ट्रैवल कर रही है, तो वो बॉल के पीछे एक ब्लर सी इमेज बना देते, ये दिखाते हुए कि बॉल देखो ऐसे ट्रैवल कर रही है। और बॉल छोड़ो, आप खुद अपने आप को देखो, आप अगर एक जगह रुके हो तो आप तो एक पार्टिकल हो, लेकिन जैसे ही आप भागने लग गए तो आप भी एक वेव बना लोगे। दिखती नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूं उसका। वो वेव दिखती नहीं है, हालांकि नेकेड आई से तो नहीं दिखेगी, लेकिन आप किसी भागते हुए इंसान की फोटो क्लिक करने की कोशिश करो, पिक क्लिक करने की कोशिश करो। वो अगर रुका हुआ है आदमी तो एक स्टिल इमेज आएगी, बढ़िया इमेज आएगी, लेकिन अगर भागते हुए आदमी की एक फोटो खींचोगे तो उस पर एक ब्लरनेस दिखेगी, आपको इमेज थोड़ी ब्लर दिखेगी, मतलब थोड़ा सा आगे भी दिखेगा और थोड़ा सा वो भागते हुए दिखेगा। आपने देखा होगा कई बार ऐसी इमेजेस आती हैं जिसमें कोई बॉय रन कर रहा है तो वो पूरी इमेज एक ब्लर टाइप की आती है, पूरा उसका एक दिखाते हैं कि भैया ऐसे वो भाग रहा है। वो जो ब्लरनेस जो आती है ना पीछे, जो उसकी ही इमेज शैडो बनी हुई होती है हल्की सी पीछे, वो एक वेव की तरह सोच लो, वो अज्यूम कर लो, तो वो एक वेव हो गई। और वो वेव तब नहीं आएगी जब इंसान खड़ा है, खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है, लेकिन जब वो भाग रहा है तो आएगी। तो डी ब्रोगली साहब का, इनका यह मानना था कि दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो, अगर उसके पास मोमेंटम है, और मोमेंटम 2 शर्तों पे आता है, एक मास होने पर और एक वेलोसिटी होने पर। तो मास तो सबके पास है ही, बस वेलोसिटी और चाहिए। तो दुनिया का हर पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम होगा, यानी कि जिसके पास वेलोसिटी होगी, उसके पास 2 नेचर होंगे। पार्टिकल नेचर तो होगा ही, साथ ही साथ उसके पास एक वेव का नेचर भी होगा। अब हमने कहा सर वेव है तो फिर वेवलेंथ भी होगी, जाहिर सी बात है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर कोई पार्टिकल है, सपोज करो ये पार्टिकल है और ये ऐसे भाग रहा है, तो ये पार्टिकल अपने पीछे एक वेव बनाता हुआ जाता है। ऐसी कोई वेव दिखती है आपको, एक ब्लर सी इमेज दिखती है, ऐसी वेव दिखती है आपको? तो अगर ये पार्टिकल है और ये एक वेव की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ऐसे पीछे आपको उसकी एक वेव दिखाई देगी, ये पार्टिकल है जो भाग रहा है, तो इस पार्टिकल की अगर इसको नेचर को वेव मान रहे हो तो इस वेव की एक वेवलेंथ अवश्य होगी, तो इस पार्टिकल की वेवलेंथ होगी। और डी ब्रोगली साहब ने कहा कि मैं वो वेवलेंथ की वैल्यू आपको दे देता हूं, वो वेवलेंथ की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं। और डी ब्रोगली साहब ने अपनी इक्वेशन बनाई, डी ब्रोगलीज इक्वेशन उसको बोलते हैं, जिसमें उनने उसी वेव की वेवलेंथ बताई है। यानी कि डी ब्रोगली इक्वेशन
उस पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम है उससे एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ का एक्सप्रेशन दिया है डी ब्रॉगली इक्वेशन में। देखो, लुइस डी ब्रॉगली इन द ईयर 1924 प्रपोज्ड दैट मैटर शुड एग्जिबिट डुअल बिहेवियर। मैटर मतलब कोई भी मैटर की बात करो, दैट इज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। पार्टिकल और वेव लाइक दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज, जस्ट लाइक रेडिएशन, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास होती है। बस शर्त यह है कि इस मैटर के पास वेलोसिटी होनी चाहिए, मतलब इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इससे जुड़ी हुई वेवलेंथ यानी कि इससे जुड़ा हुआ लैम्डा आपको बता दूंगा। तो लैम्डा के बारे में फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, आप बता दो लैम्डा क्या है। उनने कहा जो लैम्डा होगा, उनने कहा जो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम पर, उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम पर। मतलब, और मोमेंटम में यहां बहुत हद तक इफेक्ट जो आना था वो मास का आना था। समझाता हूं आपको। मतलब जो वेवलेंथ होगी वो मोमेंटम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो उन्होंने बोल दिया वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, क्योंकि पी से आप मोमेंटम को डिनोट करते हो। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एंड लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कुछ नहीं है, एच है। जहां एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट। सो एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होती है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। क्लियर? एंड P इज योर मोमेंटम। जूल सेकेंड होती है, ठीक है, पर सेकेंड नहीं। एंड P इज मोमेंटम एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मैटर। ऐसा लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ मैटर। और चूंकि इस मैटर के पास एक वेव भी है तभी तो वेवलेंथ आ रही है, तो इसका नाम बदलकर उन्होंने लिख दिया मैटर वेव। इसका नाम बदलकर उन्होंने लिख दिया मैटर वेव। तो इट इज द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ये भी लिख देते हैं। सो इट्स अ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। क्लियर हो गया? और ये इक्वेशन उनकी डी ब्रॉगली इक्वेशन बोली जाती है। अब हालांकि हमें पता है कि P इक्वल टू mv भी होता है। मोमेंटम इज मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम P की जगह यहां पर mv भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mv। आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का अपना अलग सिग्निफिकेंस था। अपना अलग सिग्निफिकेंस का मतलब यह कि ये इक्वेशन सारी बॉडीज पर एप्लीकेबल नहीं है। ये जो वेवलेंथ की बात है ये तब अच्छी होगी जब मास कम होगा। ठीक है, वेलोसिटी तो आनी जरूरी है, लेकिन मोमेंटम में मास, वेलोसिटी के साथ साथ मास भी होता है। और मास अगर बड़ा हुआ तो लैम्डा फिर छोटा सा बनेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत छोटा सा बनेगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप भागते हो तो आपका मास बहुत ज्यादा है भैया, मेरा भी मास बहुत ज्यादा है। तो मेरे बड़े मास से आपके इतने बड़े मास में प्रॉब्लम यह होगी कि वो लैम्डा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत छोटी साइज का होगा, मतलब छोटे लेंथ का वेवलेंथ होगा। तो जो वेव हमारे पीछे हम बनाते हैं भागते हुए, उससे वेलोसिटी तो हमारी आती है, तो वेव तो आएगी, लेकिन वो वेव दिखाई नहीं देगी क्योंकि छोटे साइज की होगी। क्यों? क्योंकि मास इतना ज्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो वेलोसिटी है और उसका मास तो बहुत छोटा, नेग्लिजिबल मास है उसका, क्योंकि हम वाकई में एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर करते हैं। तो बहुत ही कम मास है उसका, जिसकी वजह से भागते हुए इलेक्ट्रॉन की 100% वेवलेंथ होगी, 100% वेवलेंथ होगी। तो एक भागता हुआ, और इलेक्ट्रॉन भाग कर रहा है एटम के अंदर, न्यूक्लियस के गोल गोल चक्कर में, न्यूक्लियस को सेंटर बनाकर एक परिक्रमा ले रहा है उसकी। तो वो इलेक्ट्रॉन तो भागता जा रहा है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम है, तो फिर उसका लैम्डा अच्छा खासा होगा, जो आप देख भी सकते हो। हालांकि इसके लिए भी आपको अल्ट्रा टू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप में इतना छोटा है कि दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप उससे जुड़ी हुई वेवलेंथ देखोगे तो उसके लिए भी आपको डिवाइस देखना पड़ेगा। बट यस, हम जो वेवलेंथ बनाएंगे उससे ज्यादा वेवलेंथ उसके पास होगी,
क्लियर हो गया? हाँ, ऐसा नहीं है हम वेवलेंथ नहीं बना रहे, हम भी बना रहे, लेकिन हमारा मास इतना बड़ा है कि वो बड़े हुए मास के कारण वेवलेंथ छोटी आएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वो वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं देगी। बट एज ए फॉर नाउ ये लैम्डा होता है और ये वेवलेंथ होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अगली स्लाइड में भी यही डेरिवेशन किया गया है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और आगे बात करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। सो सपोज a material particle having a momentum p is associated with a wave of wavelength lambda, then the relation between lambda and p is given by lambda is equal to h upon p, जहां p क्या होता है, p is equal to mass into velocity, product of mass and velocity, so lambda is equal to h upon mv भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया lambda is equal to h upon mv। तो lambda या तो h upon p से याद रखो या फिर lambda is equal to h upon mv से याद रखो। ये दोनों इक्वेशन काम की है। क्लियर हो गया? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। p क्या है? मोमेंटम, वेयर मोमेंटम इज m इंटू v, वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ये सारी चीजें उन्हें क्लियर कर दी। संपट पड़ी मेरी बात? और इससे क्लियर दिख रहा है जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होंगी, बोले तो बड़ी बॉडीज जो होंगी, उन बड़ी बॉडीज के लिए बड़ा मास होगा, इसलिए उनके द्वारा दिखाए जाने वाली वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू छोटी आएगी, जो हमें दिखाई नहीं देगी, इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं होगी। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले, आगे बात करते हैं। सो डी ब्रोगली इक्वेशन, the wavelength associated with the material particle is measurable and significant for microscopic bodies। microscopic bodies जानते हो, जिनका साइज जो है वो 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर्स में होगा। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर लेंथ में अगर देखें तो, और इतनी छोटी बॉडी का जाहिर सी बात है मास बहुत कम होगा। जितना मास कम होगा उतना वेवलेंथ ज्यादा होगा, उतना लैम्डा ज्यादा होगा। तो वो वेवलेंथ क्या होगा? मेजरेबल होगा और सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए लिखा है इज मेजरेबल। वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इज मेजरेबल एंड सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। फॉर मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी बॉडी, हमारी तुम्हारी बात कर रहे हैं। कार जो भाग रही है एक पर्टिकुलर रफ्तार से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी भाग रही हो, उसकी भी बात कर रहे हैं। मोटरसाइकिल जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी भागे, उसकी भी बात कर रहे हैं। ये सब बड़ी बॉडीज है। और हम कहते हैं 120 किलोमीटर पर आवर तो बहुत तेजी से जा रहा है सर, फिर भी वो, लेकिन उसके पीछे जो वेव बन रही है वो वेव ना के बराबर है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी बन रही है, हम इग्नोर नहीं कर रहे। डी ब्रोगली साहब की बात हम मानते हैं कि वेव बनाता है हर मास जिसके पास वेलोसिटी है, लेकिन वो वेव सिग्निफिकेंट है कि नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड इज शॉर्टर देन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो इनने भी कहा वेवलेंथ बनी है लेकिन शॉर्टर बनी है, और उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि उसके सामने कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो ज्यादा बड़ी होती, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी वेवलेंथ छोटी है वो। और कई ईएमआर तो ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती अपने वेवलेंथ की वजह से ही। कई ईएमआर होती है दिखाई नहीं देती, लेकिन इनकी जो वेव है ये इतनी छोटी वेवलेंथ, इतनी छोटी ये लोग वेवलेंथ बना रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी वेवलेंथ इसलिए बन रही है क्योंकि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, और इसलिए ये जो वेवलेंथ बनाते हैं बड़ी बॉडीज मोमेंटम गेन करने के बाद, उनकी वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ से भी कम होती है, और इसलिए उनको मेजर नहीं किया जा सकता। देयरफॉर इट कैन नॉट बी मेजर्ड। क्लियर हो गया? तो ये डी ब्रोगली की इक्वेशन है। तो सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी अपन लिख लेते हैं। ये आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन है, इससे क्लियर दिखता है। अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट मान ले, एच वैसे भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए मास कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। स्क्रीनशॉट लें आप। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ये सपोर्ट कैसे करता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में? देखो सारी लड़ाई जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में चल रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को लेकर चल रही है। क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता चल गई होती तो शायद हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक नहीं आते।
क्योंकि एटम के मॉडल में बताना क्या है सर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन, क्योंकि एटम गोल है लेकिन वो तो बाहरी रूप से गोल है, उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब कहां मौजूद है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। और ये सब कहां मौजूद है, ये तो सवाल है ही हमारे अंदर, जिसके जवाब में हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लोकेशन पता चल चुकी है। अब अभी तक कहां है वो, न्यूक्लियस के अंदर। और ये बात रदरफोर्ड साहब की नहीं बता दी थी कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब डेफिनेटली उसके अंदर प्रोटॉन रहता है। और जब बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई तो बाद में न्यूट्रॉन भी उसी जगह पे पाया गया, क्योंकि सारा मास जो था वो सेंटर पे ही था। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही चूंकि सारा मास एटम का बनाते हैं, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही सेंटर पे यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है। और अब सिर्फ चैलेंज साइंटिस्ट के सामने यह रह गया था कि इलेक्ट्रॉन की सही लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां है एटम के अंदर। बोहर ने तो बोला शेल में है, लेकिन शेल तो अपने आप में एक बड़ी जगह है, क्योंकि जो फाइन लाइन स्पेक्ट्रम हुआ था उसने यह बताया था कि शेल के अंदर भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, जिनको सबशेल बोला जाता है। यह बाद में पता चला था, बोहर ने तो शेल ही बोलकर छोड़ दी थी बात। तो इलेक्ट्रॉन कह लो शेल में, तो भाई साहब ये तो समुद्र में एक कंकड़ को ढूंढने के बराबर बात है कि इतना बड़ा समुद्र उसमें कंकड़ की बात बता रहे हो, क्योंकि शेल बड़ी जगह है अगेन। और ये मत सोचना कि सर एटम तो खुद इतना छोटा है, तो उसके अंदर शेल है तो शेल कैसे बड़ी हो सकती है। ये सब चीजें तुम माइक्रोस्कोप की नजर से देखो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, क्योंकि तुमने क्वांटम फिजिक्स का रुख इसलिए किया है क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में या मैक्रोस्कोपिक की थ्योरी लगाने से आपको एटम का स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था। इसलिए अब आपने चीजों को बारीक नजर से देखना स्टार्ट करा। मतलब अब जो छोटी चीज भी होती होगी वो अब आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाकर देख रहे हो उन चीजों को। और वहां उनने कहा कि इलेक्ट्रॉन को अब शेल में ढूंढना असंभव है, क्योंकि शेल बड़ी जगह है और इलेक्ट्रॉन उसके सामने बहुत छोटा है। तो यह जिद साइंटिस्ट लोगों के मन में थी कि इलेक्ट्रॉन की सही लोकेशन पता करके रहेंगे, और सारी कहानियां इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को पता करने के लिए ही की। जिसमें डी ब्रोगली साहब ने जो थ्योरी बनाई है उसने यह मदद की, उसने यह बोला कि इलेक्ट्रॉन जो भाग रहा है एटम के अंदर न्यूक्लियस के गोल चक्कर में, उसके पीछे एक वेव है, उसके पीछे एक वेव है, और उस वेव से जुड़ी हुई एक वेवलेंथ अवश्य है। और डी ब्रोगली साहब ने मदद की। अब ऐसा है कि वेवलेंथ जो होती है वो एक्चुअली एक पोजीशन हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमें पोजीशन बताने में मदद कर सकती है कि भैया यहां से यहां तक एक वेव है, मतलब ये एक वेवलेंथ है। तो ये बता सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन का, एक भागते हुए इलेक्ट्रॉन का साइज कितना हो सकता है, मतलब कुछ तो डिटेल मिलेगी इलेक्ट्रॉन की। तो डी ब्रोगली साहब ने इलेक्ट्रॉन, भागते हुए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है तो एक पार्टिकल है, लेकिन जब वो भाग रहा है तो वो एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा, क्योंकि उसके पास डुअल बिहेवियर है, उस डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पास, और उसके पास एक वेव भी है बस। और उस वेव लेंथ को उन्होंने बता दिया। अब श्रोडिंजर ने इस वेवलेंथ को कहां इस्तेमाल किया, ये श्रोडिंजर के थ्योरी में समझेंगे, लेकिन इनने वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकाल के बता दी, जो एक वेलोसिटी से एटम के अंदर किसी शेल में घूम रहा होता है। ये डी ब्रोगली साहब ने मदद दी, और इसलिए ये सारी थ्योरीज करती हैं सपोर्ट किसको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल श्रोडिंजर की इक्वेशन को। अब अगले वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे किसके बारे में, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो भी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी बहुत ज्यादा मदद करी आपको इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बनाना। उसकी मदद बड़ी मजेदार है, मैं बताऊंगा हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मदद मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और ऐसी धमाकेदार वीडियोस के लिए आपको आना है मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोडेड है magnetbrains.com पर। आप वहां पर जाएंगे तो आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड देन चैप्टर वाइज। वहीं पर इन टॉपिक से जुड़े हुए अगर कोई नोट्स होते हैं तो वो भी डाउनलोड लिंक वहां मिल जाएगी, जहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल के साथ। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।